नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार। कोरोना क्लासेस के इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके बीच बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का जीव विज्ञान विषय लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग पिछले कक्षा में लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे और जैव प्रक्रम से संबंधित कुछ अन्य सवालों पर भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, जैसे जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। इन सभी बिंदुओं की व्याख्या पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि बोर्ड पर अगर कुछ दिखाई धुंधला अगर देता हो तो मुख्यतः जो बातें जिस रफ्तार से हम बोलते हैं, खास करके धीमी गति से ही हम बोलने का प्रयास करेंगे। और आप लोग जैसे कोई भी परिभाषा बोले तो कॉपी कलम निकाल करके उसे आप नोट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटा बोर्ड है, उत्तम साधन का अभाव है, तो समस्या थोड़ी है। तो आज का जो पहला सवाल है कि क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल क्या है, दैट मीन्स ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित सवाल है। तो सबसे पहले पिछला जो क्वेश्चन हम लोग किए थे कि स्वपोषी और परपोषी में अंतर क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में फिर से हम लोग जान लें। जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी को उत्पादक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके शरीर में क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ कहने का मतलब ये कि कुछ जितने सारे हरे पौधे होते हैं और कुछ जीवाणु होता है जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ये जो स्वपोषी के बारे में आपने पढ़ा था, जैसे पेड़ पौधा भोजन के रूप में बनाता क्या है, जैसे ग्लूकोज है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट। और ग्लूकोज को जितने सारे जो पौधा होते हैं ग्लूकोज को अतिरिक्त मात्रा में वह स्टार्च के रूप में संचित करता है। पौधा जो है ऊर्जा को संचित करता है स्टार्च के रूप में, और स्टार्च को हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मंड। क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। इस पर एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है कि कैप्सूल का जो आवरण बना होता है, जो कैप्सूल होते हैं जिसमें दवाइयां होती हैं, कैप्सूल का जो आवरण होता है, सतह खोल, वह जो है स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि उत्पादक को और क्या कहा जाता है, स्वपोषी। और पेड़ पौधा अपना भोजन जो है संचित करता है किस रूप में, तो स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में संचित करता है। और अगर हम पेड़ पौधा की बात किए, लेकिन अगर हम बात करें जंतु का, तो जंतु जो है ग्लूकोज को संचित करता है ग्लाइकोजेन के रूप में, अपने शरीर में ग्लूकोज को संचित करता है ग्लाइकोजेन के रूप में। तो जो हरे पेड़ पौधे हैं ये स्वपोषी हैं और ये अपना भोजन खुद तैयार करता है। यहाँ पे हमने कहा कि पेड़ पौधा स्वपोषी होता है और पेड़ पौधों की पत्तियां हरा होता है, किसके वजह से? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो इस बिंदु पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहली बात यह कि पत्तियों में पाए जाने वाले जो पत्ती होती है, पत्तियों में पाए जाने वाले जो महीन महीन जो रंध्र होते हैं, महीन महीन जो छिद्र होते हैं, उसे कहा जाता है, खास करके अस्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? अस्टोमाटा कहते हैं। अब जैसे फिगर में देखिए, एक पत्ती का आवरण अस्टोमाटा खास करके दर्शाए हैं। अब जैसे मान लिया जाए, यहाँ पे देखा जाए कि ये अस्टोमाटा पोर है, अस्टोमाटा रंध्र है, और ये जो हिस्सा है खास करके इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल बोलते हैं, द्वार कोशिका बोलते हैं। और गार्ड सेल को रक्षित कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, खास करके द्वार कोशिका बोलते हैं, द्वार कोशिका बोलते हैं। और इसके अंदर जो है अस्टोमाटा पोर है, अस्टोमाटा रंध्र है। और इस तरीके से ये जो संरचना दर्शाया गया है ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। ये जो संरचना है ये जो है हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट में ही
प्रकाश संश्लेषण की सभी क्रियाएं संपन्न होती है। याद रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण की सभी क्रियाएं संपन्न होती है। और इसके तहत शामिल क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के तहत तो इसके अंतर्गत शामिल होता है क्लोरोफिल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि। अब यहाँ पे अब जैसे 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है कि रंध्र क्या है, किसे कहते हैं, स्टोमाटा क्या है। तो पत्तियों में पाए जाने वाले जो महीन महीन रंध्र होते हैं उसी को स्टोमाटा कहा जाता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पेड़ पौधा गैसों का आदान प्रदान करता है किस विधि से? तो विसरण विधि से। कौन विधि से? विसरण विधि से। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है उसको अवशोषित जो करता है वह इसी रंध्र के माध्यम से होती है। तो मुख्यतः अब ये जो रंध्र है, ये रंध्र याद रखेंगे, एक होता है मरुस्थलीय पौधा और एक होता है स्थलीय पौधा। दैट मीन्स मरुस्थल में जल का थोड़ा बहुत ज्यादा अभाव होता है, कमी होती है। तो मरुस्थलीय जो पौधा होते हैं उसका जो रंध्र है रात में खुलता है और दिन में बंद हो जाता है। लेकिन ये सभी जो जनरली पौधा होते हैं आसपास के क्षेत्र में, वो दिन में खुलता है और रात में बंद हो जाता है। मरुस्थलीय पौधा में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं, इसका रंध्र रात में खुलता है और दिन में बंद हो जाता है। इसलिए क्योंकि वहां पे पानी का अभाव होता है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगा तो जल की हानि होगी, इसीलिए मरुस्थलीय पौधा का ये अनुकूलन। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि गैसों का आदान प्रदान पेड़ पौधा में होता है किस विधि से? तो विसरण विधि से। इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे जो सवाल है, आज का सवाल, एक सवाल अभी क्लियर हुआ कि स्टोमाटा क्या है। पहला प्रश्न, स्टोमाटा क्या है? तो पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले महीन महीन रंध्र को क्या कहते हैं? छिद्र को स्टोमाटा कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवेश करता है किस विधि से? विसरण विधि से। पहला सवाल क्लियर हुआ। आज का जो सवाल है, दूसरा सवाल, एक ऑब्जेक्टिव और याद रखेंगे कि जो गार्ड सेल है, द्वार कोशिका है, इसे रक्षी कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, रक्षा करता है। दूसरा सवाल है कि क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल क्या है? दैट मीन्स ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित ही सवाल है। तो सबसे पहली बात कि क्लोरोफिल क्या है? तो पेड़ पौधों की पत्तियों पर पाया जाने वाला हरा एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है हरे कलर का। पेड़ पौधा पर पाया जाने वाला हरा वर्णक क्लोरोफिल कहलाता है। और क्लोरोफिल जो होता है एक जटिल प्रोटीन है, याद रखेंगे। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा की पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। पत्ती का रंग किसके कारण हरा? क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल क्या है भाई? तो पेड़ पौधा की पत्तियों पर पाया जाने वाला हरा वर्णक को ही क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। और यह एक जटिल प्रोटीन होता है। क्लोरोफिल का जो कंपोनेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जैंथोफिल और कैरोटीन। क्लोरोफिल का जो कंपोनेंट घटक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटीन। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के कारण पौधा के पत्ती का जो रंग होता है वो हरा होता है और कैरोटीन के कारण पत्ती का रंग पीला होता है। ये जो क्लोरोफिल है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काफी सहायता प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काफी सहायता प्रदान करता है। क्लोरोफिल जो होता है लाल रंग का अवशोषण ज्यादा करता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा किस रंग में होती है, तो लाल रंग में होता है। किस रंग में? लाल रंग में। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा लाल रंग में होती है और जबकि कम होता है बैंगनी रंग में। सबसे ज्यादा किसमें? लाल रंग में और सबसे कम बैंगनी रंग में। अब यहाँ पे जो क्लोरोफिल के बारे में आपने 2 लाइन जाना, और सबसे पहले फोटोसिंथेसिस भी जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस
एक जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और इसमें पेड़ पौधा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। इसमें पेड़ पौधा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और साथ ही साथ में अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल ये पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी क्रिया है, तो रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया। ऑब्जेक्टिव में सवाल ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उपचय, अपचय की दोनों, तो आंसर होगा दोनों। एक होता है रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। दोनों क्रियाएं होती है, इस बात का ख्याल रखें। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण एक जटिल जैव प्रक्रम होती है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और यह एक रासायनिक क्रिया होती है। इसमें पेड़ पौधा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अब है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है इसकी कितनी अवस्थाएं होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दो अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं? दो अवस्थाएं। पहला सवाल यहाँ पे आपने देखा स्टोमाटा क्या है, दूसरा सवाल क्लोरोफिल क्या है। सवाल को खुद यहाँ से आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अब जैसे मान ले रहे कि हमने बोला कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसको आप कॉपी कलम से लिखने का प्रयास करेंगे। अगर बोर्ड पर बाय द वे दिखाई ना दे, हमने अब ये चर्चा किया कि उत्तम साधन नहीं है, अतः मेरा जो लेक्चर है उसे सुन करके आप लोग लिखने का प्रयास जरूर करें। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है प्रकाशिक क्रिया और एक होता है अप्रकाशिक क्रिया। फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रकाशिक क्रिया और डार्क रिएक्शन अप्रकाशिक क्रिया या अप्रकाशिक अवस्था। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की कितनी अवस्थाएं? दो अवस्थाएं। पहला प्रकाशिक अवस्था और दूसरा अप्रकाशिक अवस्था। प्रकाशिक अवस्था किसको कहते हैं? प्रकाशिक अवस्था क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाशिक अवस्था फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और इसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे हिल क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव इसी में सवाल पूछेगा कि प्रकाशिक क्रिया किसमें संपन्न होता है। तो याद रखेंगे कि जो प्रकाशिक क्रिया होता है ग्रेना भाग में संपन्न होता है, ग्रेना में संपन्न होता है। और अब सवाल उठेगा ग्रेना क्या है? ग्रेना जो है, ग्रेना क्लोरोफिल में पाया जाता है। ग्रेना किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु। तो इसको लिखेंगे कैसे आप लोग? जैसा कि सवाल आपका है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दो अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रकाशिक क्रिया देकर के डैश। प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। इसे हिल क्रिया के नाम से भी जाना जाता है, जो ग्रेना भाग में संपन्न होता है। कौन भाग में? ग्रेना भाग में। याद रखेंगे प्रकाशिक क्रिया के बारे में अभी मैंने कहा। अब चलते हैं डार्क रिएक्शन, अप्रकाशिक क्रिया। अप्रकाशिक क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में, मतलब क्या कि प्रकाश नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को
अप्रकाशिक क्रिया डार्क रिएक्शन कहा जाता है। और यह क्रिया स्ट्रोमा भाग में संपन्न होता है। यह क्रिया स्ट्रोमा भाग में संपन्न होता है। इस क्रिया के अंत में स्टार्च और शर्करा का निर्माण होता है या बनता है। तो यहाँ भी सवाल खड़ा हो सकता है कि प्रकाशिक क्रिया के दौरान अंत में क्या बनते हैं या क्या निकलते हैं। तो एटीपी ऊर्जा बनता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। याद रखेंगे, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। सवाल को फिर से देखिएगा, सवाल को फिर से देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 2 अवस्थाएं, एक पहला प्रकाशिक और दूसरा अप्रकाशिक। फोटोकेमिकल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। जो प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होता है वह प्रकाशिक क्रिया, और जो प्रकाश के अनुपस्थिति में संपन्न होता है वह अप्रकाशिक क्रिया कहलाती है। प्रकाशिक क्रिया ग्रेना भाग में संपन्न होता है, जबकि अप्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा भाग में संपन्न होता है। प्रकाशिक क्रिया के अंतिम चरण में एटीपी ऊर्जा निकलती है, एटीपी ऊर्जा बनता है, और जबकि इस क्रिया अप्रकाशिक क्रिया के अंतिम दौर में शर्करा और स्टार्च का निर्माण होता है। अब चलते हैं इसके बाद, इस प्रश्न के बाद याद रखेंगे जी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक रासायनिक क्रिया है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में संपन्न होता है, न कि रात में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में संपन्न होता है, इस बात का ध्यान रखें। अब इसके बाद जो अगला सवाल है लिखेंगे, उपापचयी क्या है? तीसरा सवाल, उपापचयी मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्या है? उपापचयी क्या है? उपापचयी क्या है? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है? सजीव के शरीर में, याद रखेंगे, उपापचयी देकर के डैश कीजिएगा आप लोग। सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक क्रिया को, जैसे हम सजीव हैं, हम सभी प्राणी सजीव हैं, जितने सारे जीवधारी हैं, जीव जंतु हैं, तो सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली रासायनिक क्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को उपापचयी कहा जाता है। अब ये जो उपापचयी है, उपापचयी के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार। एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन और इसको बोलते हैं रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि अणु जुड़ता है। उपचय में क्या होता है? अणु जुड़ता है, और जबकि अपचय में अणु टूटता है। अपचय में अणु क्या होता है? टूटता है, और इसमें अणु क्या होता है? जुड़ता है। तो 2 नंबर का सवाल आया कि उपापचयी क्या है? उपापचयी क्या है? तो उपापचयी के बारे में आप यही जानिएगा कि हम सभी प्राणी सजीव हैं, तो सजीव के शरीर के अंदर जितनी सारी रासायनिक क्रिया संपन्न होती है वह सभी क्रिया उपापचयी कहलाता है। और उपापचयी के 2 प्रकार होते हैं। उपापचयी के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। उपचय में हमने कहा कि इसमें अणु क्या होता है? अणु जुड़ता है, और अपचय में अणु टूटता है। याद रखेंगे, इसमें जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, यहाँ पे जो लिखा गया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन दैट मीन्स ऑक्सीकरण, और रिडक्शन का मतलब अपकरण। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़िएगा। ये जो उपचय है, ऑक्सीडेशन है, जल के ऑक्सीडेशन के कारण ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उपचय और साथ ही साथ में हमने क्या कहा, उपचय और अपचय, ये दोनों क्रियाएं होती हैं। वो ऑप्शन में अगर दोनों दिया हुआ रहे उपचय और अपचय तो दोनों आंसर लग जाएगा, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एक सवाल उठाया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या है ना, जस्ट नाउ पीछे हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया। तो प्रकाश संश्लेषण एक जटिल जैव प्रक्रम होती है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन कौन से अवयव जरूरी है, कौन कौन से घटक जरूरी है कच्चे माल के रूप में। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें सूर्य का प्रकाश CO2, पहला बिंदु क्या हो जाएगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसकी कच्ची सामग्री कौन कौन से है, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा आपने सुना और उसको आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे कच्चा सामग्री में जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया को अगर हम लोगों को संपन्न करना है तो उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो अगर पहला बिंदु अगर हम कहें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है तो आंसर होगा CO2, और दूसरा में क्लोरोफिल, और तीसरा में खनिज लवण, और चौथा में सूर्य का प्रकाश। इसके अलावा हम लोग और भी अवयव ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, तो CO2 जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, खनिज लवण जरूरी है और सूर्य का प्रकाश। CO2 की प्राप्ति वायुमंडल से होता है। कहां से होता है, वायुमंडल से, याद रखिएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे जो स्थलीय पौधा होता है, स्थलीय पौधा वायुमंडल से प्राप्त करता है, जबकि जलीय पौधा जो जल में पाए जाते हैं, जलीय जो पौधा होता है जल में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। और इसके बाद अगर हम खनिज लवण की बात करते हैं, खनिज लवण जिसकी प्राप्ति पेड़ पौधा मिट्टी से करता है, और मुख्यतः उस खनिज लवण का अवशोषण पेड़ पौधा में मुख्यतः दो प्रकार का उत्तक पाया जाता है। एक का नाम है जाइलम और दूसरा का नाम है फ्लोएम। जाइलम का कार्य होता है पेड़ पौधा के संपूर्ण हिस्सा में जल पहुंचाना। ऐसे याद रखिएगा, ज से जाइलम और जा से जल। तो जल पहुंचाने का कार्य जाइलम के द्वारा किया जाता है। और जाइलम क्या है, तो जाइलम एक प्रकार का उत्तक है, संवहन उत्तक है। उसी प्रकार से फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम भी पेड़ पौधा में पाया जाने वाला एक संवहन उत्तक होता है। और फ्लोएम FOOD, फूड, इसको याद करने के लिए मैंने ऐसे बोला, फूड माने भोजन। तो जितने सारे जो भोजन होते हैं, भोजन जो बनाता है, उस भोजन को पौधा के संपूर्ण भाग में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है, जबकि जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री हो गई CO2, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इसके अलावा मिट्टी में जो पोषक तत्व है जैसे मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, इन सभी चीजों की भी आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को। तो इस प्रकार से अभी तक आज का जो क्लास था उस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा कि स्टोमाटा क्या है, तीसरा क्लोरोफिल क्या है, और चौथा सवाल आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती है। तो ये सभी जो मेरा लेक्चर है बोर्ड पर थोड़ा दिखाई दे अथवा ना दे, आप लोग कॉपी कलम निकाल करके ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे और ऑब्जेक्टिव जो बोलते हैं उस तथ्य को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे, उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आज इन्हीं सारे शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।